आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा का अंतिम भाग, शोकदायक घटना। पूर्णा, रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनंद से हिल मिलकर रहने लगीं। उनका समय अब बातचीत, हंसी दिल्लगी में कट जाता। चिंता की परछाई भी न दिखाई देती। पूर्णा 2-3 महीने में निखर कर ऐसी कोमलांगी हो गई थी कि पहचानी न जाती थी। रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी। उसका निखार और यौवन पूर्णा को भी मात करता था। उसकी आंखों में अब चंचलता और मुख पर वो चपलता न थी जो पहले दिखाई देती थी, बल्कि अब वो अति सुकुमार कामिनी हो गई थी। अच्छे संग में बैठते बैठते उसकी चाल ढाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था। अब वो गंगा स्नान और मंदिर का नाम भी न लेती। अगर कभी कभी पूर्णा उसको छेड़ने के लिए पिछली बातें याद दिलाती तो वो नाक भूं चढ़ा लेती, रूठ जाती। मगर इन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था। बड़े घर में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और उसका बड़ी उत्तम रीति से शिक्षा दी थी। उसका कोमल गात, उसकी मनोहर वाणी उसे अपनी सखियों में रानी की पदवी देती थी। वो गाने बजाने में निपुण थी और अपनी सखियों को ये गुण सिखाया करती थी। इसी तरह पूर्णा को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का व्यसन था। बेचारी रामकली के हाथों में ये सब गुण न थे। हाँ, वो हंसोड़ी थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हंसाया करती थी। एक दिन शाम को तीनों सखियां बैठी बातचीत कर रही थी कि पूर्णा ने मुस्कुराकर रामकली से पूछा, क्यों रमन, आजकल मंदिर पूजा करने नहीं जाती हो? रामकली ने झेप कर जवाब दिया, अब वहां जाने को जी नहीं चाहता। लक्ष्मी रामकली का सब वृतांत सुन चुकी थी। वो बोली, हाँ, अब तो हंसने बोलने का सामान घर ही पर जो मौजूद है। रामकली तिनक कर, तुमसे कौन बोलता है जो लगी जहर उगलने? बहन, इनको मना कर दो, ये हमारी बातों में न बोला करें, नहीं तो अभी कुछ कह बैठूंगी तो रोती फिरेंगी। पूर्णा, नहीं लक्ष्मी, सखी को मत छेड़ो। लक्ष्मी मुस्कुराकर, मैंने कुछ झूठ थोड़े ही कहा था जो इनको ऐसा कड़वा मालूम हुआ। रामकली, जैसी आप हैं वैसी सबको समझती हैं। पूर्णा, लक्ष्मी, तुम हमारी सखी को बहुत दिक किया करती हो, तुम्हारी बला से वो मंदिर जाती थी। लक्ष्मी, जब मैं कहती हूं तो रोती काहे को है? पूर्णा, अब ये बात उनको अच्छी नहीं लगती तो तुम काहे को कहती हो? खबरदार, अब फिर से मंदिर का नाम मत लेना। लक्ष्मी, अच्छा रमन, हमें एक बात तो बता दो, हम फिर तुम्हें कभी न छेड़ें। महंत जी ने मंत्र देते समय तुम्हारे कान में क्या कहा? हमारा माथा छुए जो झूठ बोले। रामकली चिटक कर, सुना लक्ष्मी, हमसे शरारत करोगी तो ठीक ना होगा। मैं जितना ही तरह देती हूं तुम उतनी ही सिर चढ़ी जाती हो। पूर्णा, बतला क्यों नहीं देती, इसमें क्या हरज है? रामकली, कुछ कहा होगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? बड़ी आई वहां से सीता बन के। पूर्णा, अच्छा भाई मत बताओ, बिगड़ती काहे को हो? लक्ष्मी, बताने की बात ही नहीं, बतला कैसे दें? रामकली, कोई बात भी तो हो, यूं ही क्या बतला दूं? पूर्णा, अच्छा ये बात जाने दो, बताओ उस तंबोली ने तुम्हें पान खिलाते समय क्या कहा था? रामकली, फिर छेड़खानी की सूझी, मैं भी पते की बात कह दूंगी तो लजा जाओगी। लक्ष्मी, तुम्हें हमार कसम सखी, जरूर कहो, ये हम दोनों की बातें तो पूछ लेती हैं, अपनी एक बात नहीं कहती। रामकली, क्यों सखी, कहूं? कहती हूं, बिगड़ना मत। पूर्णा, कहो कहो, सांच को आज क्या? रामकली, उस दिन घाट पर तुमने किसे छाती से लिपटा लिया था? पूर्णा, तुम्हारा सर। लक्ष्मी, समझ गई, बाबू अमृत राय होंगे, क्यों है ना? ये तीनों सखियां इसी तरह हंस बोल रही थीं कि एक बूढ़ी औरत ने आकर पूर्णा को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ में एक खत रख दिया। पूर्णा ने अक्षर पहचाने, प्रेमा का पत्र था। उसमें ये लिखा था, प्यारी पूर्णा, तुमसे भेंट करने को बहुत जी चाहता है, मगर यहाँ घर से बाहर पाँव निकालने की मजाल नहीं, इसीलिए ये खत लिखती हूँ।
मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है जो पत्र में नहीं लिख सकती। अगर तुम बिल्लो को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो ज़बानी कह दूंगी। देखो, देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 8 बजे के पहले बिल्लो यहाँ अवश्य आ जाए। तुम्हारी सखी प्रेमा। पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित्त व्याकुल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प्रकार की शंकाएं आने लगीं। या नारायण, अब क्या होने वाला है? लिखती है, देखो देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बात क्या है? अभी तक वो कचहरी से नहीं लौटे। रोज़ तो अब तक आ जाया करते थे। इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसा व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली, क्या बहन, कुशल तो है? इस पत्र में क्या लिखा है? पूर्णा, क्या बताऊं क्या लिखा है। रामकली, तुम ज़रा कमरे में जाके झांको तो सही, अभी तक आए या नहीं? रामकली ने आकर कहा, अभी नहीं आए। लक्ष्मी, अभी कैसे आएंगे? आज तो तीनों आदमी व्याख्यान देने गए हैं। इसी घबराहट में 8 बज गए। पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देकर प्रेमा के घर भेज दिया। आधा घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लौट आई, रंग उड़ा हुआ, बदहवास और घबराई हुई। पूर्णा ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा, कहो बिल्लो, कुशल कहो। बिल्लो माथा ठोक कर बोली, क्या कहूँ बहू, कहते नहीं बनता। न जाने अभी क्या होने वाला है। क्या कहा? कुछ चिट्ठी पत्री तो नहीं दी? चिट्ठी कहाँ से देती? हमको अंदर बुलाते डरती थी, देखते ही रोने लगी और कहा, बिल्लो मैं क्या करूं, मेरा जी यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मैं पिछली बातें याद करके रोया करती हूँ। वो कभी जब मुझे रोते देख लेते हैं तो बहुत झल्लाते हैं। एक दिन मुझे जली कटी सुनाई और चलते समय धमका कर कहा, एक औरत के 2 चाहने वाले कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहकर बिल्लो चुप हो गई। पूर्णा की समझ में पूरी बात ना आई। उसने कहा, चुप क्यों हो गई? जल्दी कहो, मेरा दम रुका हुआ है। बिल्लो इतना कहकर रोने लगी। फिर मुझको नज़दीक बुला के कान में कहा, बिल्लो उसी दिन से मैं उनके तेवर बदलते हुए देखती हूँ। वो 3 आदमियों के साथ लेकर रोज़ शाम को न जाने कहाँ जाते हैं। आज मैंने छिपकर उनकी बातचीत सुन ली। 12 बजे रात को अमृत राय पर चोट करने की सलाह हुई है। जब से मैंने ये सुना है, हाथों के तोते उड़े हुए हैं। मुझा भागिनी के कारण न जाने कौन कौन दुख उठाएगा। बिल्लो की ज़बानी ये बातें सुनकर पूर्णा के पैरों तले से मिट्टी निकल गई। दाननाथ की तस्वीर भयानक रूप धारण किए उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वो उसी दम दौड़ती हुई बैठक में पहुंची। बाबू अमृत राय का वहां पता न था। उसने अपना माथा ठोक बिल्लो से कहा, तुम जाकर आदमियों से कह दो फाटक पर खड़े हो जाएं। और खुद उसी जगह एक कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी कि अब उनको कैसे खबर करूं कि इतने में एक गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पूर्णा का दिल बड़े जोर से धड़ धड़ करने लगा। वो लपक कर दरवाजे पर आई और कांपती हुई आवाज़ से पुकार कर बोली, इतनी देर कहाँ लगाई? जल्दी आते क्यों नहीं? अमृत राय जल्दी से उतरे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा ऐसे लिपट गई मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही है और बोली, इतनी जल्दी क्यों आए? अभी तो बहुत सवेरा है। अमृत राय, प्यारी माफ़ करो, आज ज़रा देर हो गई। चलिए रहने दीजिए, आप तो जाकर सैर सपाटे करते हैं, यहाँ दूसरों की जान हलकान होती है। क्या बताएं, आज बात ऐसी आ पड़ी कि रुकना पड़ा। आज माफ़ करो, फिर ऐसी देर न होगी। ये कहकर वो कपड़े उतारने लगे, मगर पूर्णा वहीं खड़ी रही जैसे कोई चौंकी हुई हिरनी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थीं। अचानक उसको किसी मनुष्य की परछाई दरवाजे के सामने दिखाई पड़ी और वो बिजली की राह चमक कर दरवाज़ा रोक कर खड़ी हो गई। देखा तो कहार था, जूता खोलने आ रहा था। बाबू साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा कुछ घबराई हुई दिखाई दी। बोले, प्यारी आज तो तुम कुछ घबराई हुई हो। पूर्णा, सामने वाला दरवाज़ा बंद करा दो। अमृत राय, गर्मी हो रही है, हवा रुक जाएगी, यहाँ ना बैठने दूंगी, ऊपर चलो। क्यों, बात क्या है? डरने की कोई वजह नहीं है। मेरा जी यहाँ नहीं लगता, ऊपर चलो।
वहां चांदनी में खूब ठंडी हवा आ रही होगी। अमृत राय मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर आ गए। खुली हुई छत थी, कुर्सियां धरी हुई थीं। 9 बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चांदनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। बगीचे के हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूम झूम कर अति शोभायमान हो रहे थे। जान पड़ता था कि आकाश ने ओस की पतली हल्की चादर सब चीज़ों पर डाल दी है। दूर दूर के धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वो देवताओं के रमण करने के स्थान हैं, या वो उस तपोवन के वृक्ष हैं जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण किया करती थीं, और जहां उस सुंदरी ने अपने जान के अधर राजा दुष्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम की पाती लिखी थी। पूर्णा और अमृत राय कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे सुखदाय एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू किया। अमृत राय ने पूर्णा के रसीले अधर चूम कर कहा, आज कैसी सुहावनी चांदनी है। पूर्णा, मेरा जी इस घड़ी में चाहता है कि मैं चिड़िया होती। तो क्या करती? तो उड़कर उन दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती। हा, देखा लक्ष्मी कैसा आलाप कर रही है। लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना। कोयल की तरह कूकती है। सुनो, कौन गीत है, सुना? मोरी सुध जने बिसरे हो महाराज। अमृत राय, जी चाहता है उसे यहीं बुला लूं। नहीं, यहाँ गाते लजाएगी। सुनो, इतनी विनय में तुमसे करत हों, दिन दिन ई स्नेह बढ़े हो महाराज। अमृत राय, हाय, जी बेचैन हुआ जाता है। पूर्णा, जैसे कोई कलेजे में बैठा चुटकियां ले रहा हो। कान लगाओ, कुछ सुना? कहती है, मैं मधुमाती रज करत हूँ, नित दिन पतियाँ पठेव महाराज। अमृत राय, कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है। पूर्णा कहती है, नित दिन पतियाँ पठेव महाराज। हाय, बेचारी प्रेम में डूबी हुई है। अमृत राय चुप हो गई। अब वो सन्नाटा कैसा मनोहर मालूम होता है। पूर्णा, प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर नहीं। प्रेमा का नाम जबान पर आते ही पूर्णा यकायक चौंक पड़ी और अमृत राय के गले में हाथ डालकर बोली, क्यों प्यारे, तुम उन गड़बड़ी के दिनों में हमारे घर जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे? अमृत राय आश्चर्य से, क्यों, किस लिए पूछती हो? यूं ही ध्यान आ गया। अंग्रेजी तमंचा था, उसे पिस्तौल कहते हैं। भला किसी आदमी के पिस्तौल की गोली लगे तो क्या हो? वो तुरंत मर जाएगा। मैं चलाना सीखूं तो आ जाएगा। तुम पिस्तौल चलाना सीखकर क्या करोगी? मुस्कुराकर बोले, क्या नैनों की कटारी कुछ कम है? इस दम यही जी चाहता है कि तुमको कलेजे में रख लूं। पूर्णा हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे यही विनय है, मेरी सुध जन विसरे हो महाराज। ये कहते कहते पूर्णा की आंखों में नीर भर आया। अमृत राय भी गदगद स्वर हो गए और उसको खूब भेज भेज कर प्यार किया। इतने में बिल्लो ने आकर कहा, चलिए रसोई तैयार है। अमृत राय तो उधर भोजन पाने गए और पूर्णा ने इनकी अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाल ली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। जब अमृत राय अपने दोनों मित्रों के साथ भोजन पाकर लौटे और पूर्णा को पिस्तौल लिए देखा तो जीवन नाथ ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों भाभी, आज किसका शिकार होगा? पूर्णा, इसे कैसे छोड़ते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। लाओ मैं बता दूं। ये कहकर जीवन नाथ ने पिस्तौल हाथ में ले ली, उसमें गोली भरी और बरामदे में आए और एक पेड़ के तने में निशाना लगाकर 2-3 फायर किए। अब पूर्णा ने पिस्तौल हाथ में ली, गोली भरी और निशाना लगाकर दागा, मगर ठीक न पड़ा। दूसरा फायर फिर किया, अब की निशाना ठीक बैठा। तीसरा फायर किया, वो भी ठीक। पिस्तौल रख दी और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अमृत राय ने पिस्तौल उठा लिया और जीवननाथ से बोले, कुछ समझ में नहीं आता, आज इनको पिस्तौल की धुन क्यों सवार है? जीवननाथ, पिस्तौल रखकर देख के छोड़ने को जी चाहा होगा। अमृत राय, नहीं, आज जब से मैं आया हूं कुछ घबराया हुआ देख रहा हूं।
आपने कुछ पूछा नहीं? पूछा तो बहुत, मगर जब कुछ बतलाएं भी हूँ हाँ करके टाल गई। किसी किताब में पिस्तौल की लड़ाई पढ़ी होगी और क्या। यही मैं भी समझता हूँ। सिवाय इसके और हो ही क्या सकता है। कुछ देर तक तीनों आदमी बैठे गपशप करते रहे। जब 10 बजने को आए तो लोग अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए। बाबू साहब भी लेटे। दिन भर के थके थे, अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। मगर बेचारी पूर्णा की आंखों में नींद कहाँ। वो 12 बजे तक एक कहानी पढ़ती रही। जब तमाम सोता पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो उसे अकेले डर मालूम होने लगा। डरते ही डरते उठी और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लिए। मगर जवानी की नींद बहुत रोकने पर भी एक झपकी आ ही गई। आधी घड़ी भी न बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अति भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। चौंक कर उठ बैठी। हाथ पांव थर थर कांपने लगे। दिल में धड़कन होने लगी। पति का हाथ पकड़कर चाहती थी कि जगा दे, मगर फिर ये समझकर कि इनकी प्यारी नींद उचट जाएगी तो तकलीफ होगी, उनका हाथ छोड़ दिया। अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्णन नहीं की जा सकती। चेहरा पीला हो रहा है, डरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही है। पत्ता भी खड़खड़ाता है तो चौंक पड़ती है। कभी अमृत राय के सिरहाने खड़ी होती है, कभी पैताने। लैंप की धुंधली रोशनी में वो सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है। तस्वीरें जो दीवारों पर लटक रही हैं इस समय उसको घूरते हुए मालूम होती हैं। उसके सब रोंगटे खड़े हैं। पिस्तौल हाथ में लिए घबरा घबरा कर घड़ी की तरफ देख रही है। यकायक उसको ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की छत दबी जाती है। फिर घड़ी की सुइयों को देखा। 1 बज गया था। इतने ही में उसको कई आदमियों के पाँव की आहट मालूम हुई। कलेजा बांसों उछलने लगा। उसने पिस्तौल संभाली। ये समझ गई कि जिन लोगों के आने का खटका था वो आ गए। तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा। वो कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दरवाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वो बाबू अमृत राय को जगाए कि मजबूत किवाड़ आप ही आप खुल गए और कई आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। पूर्णा ने पिस्तौल सर की। तड़ाके की आवाज़ हुई। कोई धम से गिर पड़ा। फिर कुछ खटखट होने लगी। 2 आवाज़ें पिस्तौल के छूटने की ओर हुई। फिर धमाका हुआ। इतने में बाबू अमृत राय चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो, चोर चोर। इस आवाज़ के सुनते ही 2 आदमी उनकी तरफ लपके। मगर इतने में दरवाजे पर लालटेन की रोशनी नजर आई और प्राणनाथ और जीवननाथ हाथों में सोटे लिए आ पहुंचे। चोर भागने लगे, मगर दोनों के दोनों पकड़ लिए गए। जब लालटेन लेकर जमीन पर देखा तो 2 लाशें दिखाई दीं। एक तो पूर्णा की लाश थी और दूसरी एक मर्द की। यकायक प्राणनाथ ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो बाबू दाननाथ हैं। बाबू अमृत राय ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देखी थी तभी से दिल में एक खटका सा लगा हुआ था। मगर हाय, क्या जानता था कि ऐसी विपत्ति आने वाली है। लेकिन दाननाथ तो आपके मित्रों में थे। मित्रों में जब थे तब थे, अब तो शत्रु हैं। पूर्णा को दुनिया से उठे 2 वर्ष बीत गए हैं। सांझ का समय है। शीतल सुगंधित चित्त को हर्ष देने वाली हवा चल रही है। सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृत राय के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा के पूरे कद की तस्वीर के पैरों को चूम चूम कर चली जाती हैं। उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है। रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय मारे आनंद के गुलाब की तरह खिले हुए हैं। दोनों गहने पाते से लैस हैं और जब वो खिड़की से बाहर निकलती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब से मुखड़ों पर पड़ती हैं तो जान पड़ता है कि सूर्य आप बलैयां ले रहा है। यकायक रामकली ने खुश होकर कहा, सुखी, वो देखो आ गए। उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम देते हैं। एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुकती है। बाबू अमृत राय उसमें से उतरते हैं, मगर अकेले नहीं। उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है। यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और माथे पर केसर का टीका और गले में खूबसूरत हार और शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेमा सुंदरता की मूरत
और जवानी की तस्वीर हो रही है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े में पाए जाते थे, मगर अब कुछ और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है, बदन गदराया हुआ है, बोटी बोटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या ये वही पीली मुंह और उलझे बाल वाली रोगिणी है। उसकी आंखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरेक किनारे वाली साड़ी और ऊदे रंग की कलाइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गोरी कलाइयों में जड़ाऊ कड़े, बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पाँव में जरदोज के काम के सुंदर में सुहागा हो रहे हैं। इस ढंग के सिंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उतरकर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही है। अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बैठा दिया और मुस्कुराकर बोले, प्यारी प्रेमा, आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा, हमारी जिंदगी क्यों नहीं कहते। प्रेमा ने यह कहा था कि उसकी नज़र एक लाल चीज़ पर जा पड़ी जो पूर्णा की तस्वीर के नीचे एक खूबसूरत दीवारगीर पर धरी हुई थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी गिलाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल था। बाबू अमृत राय ने गिरी हुई आवाज़ में कहा, ये प्यारी पूर्णा की निशानी है, इसी से उसने मेरी जान बचाई थी। ये कहते कहते उनकी आवाज़ कांपने लगी। प्रेमा ने यह सुनकर उस पिस्तौल को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया। इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है और उसमें से 3 युवक हंसते हुए उतरते हैं। तीनों को हम पहचानते हैं। एक तो बाबू जीवननाथ हैं, दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जल्दी से घूंघट निकालकर सिर झुका लिया। कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुराकर छाती से लगा लिया और बोले, मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दोनों युवकों ने गुल मचाकर कहा, जलसा कराइए जलसा, यूं पीछा न छूटेगा। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा का अंतिम भाग।